हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब जो हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज के क्लास में हम लोग कुछ वैसे प्रॉब्लम्स को देखेंगे जो कैपेसिटर से रिलेटेड तो है, लेकिन उसके कैपेसिटेंस को निकालने के लिए इंटीग्रेशन वगैरह का ज़रूरत पड़ता है। जैसे दोनों प्लेट के बीच का जो मीडियम है उसमें जो डाइलेक्ट्रिक फिल किए उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को वेरिएबल ले लिए, या सेप कुछ इस तरह से कर दिए कि बिना जो है इंटीग्रेट किए प्रॉब्लम ना बने। मतलब समझिए कि जो हायर लेवल के प्रॉब्लम हैं कुछ उसको हम लोग देखते हैं, और जितने भी अब टफ प्रॉब्लम है वो सारे के टाइप मैं बतला दे रहा हूँ। उसके बाद टोटल क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, और जो भी क्वेश्चन होगा आप अपने कमेंट के द्वारा उसको पूछेंगे, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो ठो प्लेट, ठीक ना, दो प्लेट है, समझिए ऐसे, एक प्लेट ऐसे रखा हुआ और एक प्लेट ऐसे रखा हुआ, और दोनों स्क्वायर प्लेट। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका साइड लेंथ जो है वो a, ठीक ना। ये दोनों स्क्वायर प्लेट है और साइड लेंथ a, मतलब ये समझिए ये भी a है और ये भी a। ऐसा ही एक प्लेट यहाँ रखा हुआ, एक प्लेट यहाँ रखा हुआ, दोनों के बीच का सेपरेशन d है। लेकिन ये जो प्लेट जो है ना हल्का इस तरह से इंक्लाइंड है, ऐसे रखा हुआ, दोनों एग्जैक्टली पैरेलल नहीं। तो पूछा जा रहा कैपेसिटेंस क्या हो। देखो अगर एग्जैक्टली पैरेलल होता तब तो कोई दिक्कत था ही नहीं। अब साइलन नॉट a बाई डी, और a का मतलब एरिया होता है। जब साइड लेंथ a है तो a इंटू ए एरिया a स्क्वायर हो जाता है। लेकिन यहाँ तो दिक्कत है कि एरिया तो a स्क्वायर है, लेकिन बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पर d है, यहाँ डिस्टेंस कुछ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग। तो प्रॉब्लम बनाए कैसे। अब आइए क्वेश्चन यही है, मान लो इस प्लेट को हम m बोल दे रहे हैं, इसको n बोल दे रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड कैपेसिटेंस between m and n of given arrangement, ठीक ना। गिवन अरेंजमेंट, दो प्लेट का अरेंजमेंट किया हुआ। तो सोचो, हम लोग तो जानते हैं कि भाई जब दो प्लेट एक दूसरे के पैरेलल हो तब साइलन नॉट a बाई डी होता है। a मतलब एरिया होता है, d मतलब बीच का सेपरेशन। लेकिन d यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ। तो ऐसे प्रॉब्लम को किस तरह से बनाया जाए, क्योंकि ये d वैरी करते जा रहा है। तब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पर सपोज करें इस प्लेट पर एक स्ट्रिप ले लिए। जैसे ऐसे प्लेट है, समझो ये ब्लू लाइन जो है ना, ये डार्क लाइन जो है, यही स्ट्रिप कट कर लिए, समझ लो ऐसे। यहाँ पर एक समझ लो पतला सा जो है ना पोर्शन कट कर लिए यहाँ से यहाँ तक। और ठीक इसी के सामने यहाँ भी जो है एक स्ट्रिप को कट कर लिया। यानी माइंड में ये सोचना है कि ये जो दोनों प्लेट है ना, देख लो ये एक स्ट्रिप यहाँ है और एक स्ट्रिप यहाँ है। देख लो ऐसे दो स्ट्रिप, यही तो है, ये दो ठो स्ट्रिप। और पहले इन दो, मतलब मान लो ये जो पतला सा स्ट्रिप है ना, पहले इन्हीं दोनों के लिए कैपेसिटेंस निकाला जाए, इसी का एरिया देखा जाए तो ठीक है।
यहाँ से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का हम लोग स्ट्रिप लिए, ठीक ना। इसी प्लेट में ऐसे कट कर लिए, माइंड में फिर इमेजिन करें प्लेट ऐसे है, कट कर लिए, एक स्ट्रिप ए है और यहाँ एक स्ट्रिप है। तो सोचो तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द स्ट्रिप। तो बोलो तो स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, तो ये dx ही a है, तो एरिया a इंटू dx होगा क्या, यानी एरिया हो गया a dx। अब पूछा जाए कि कैपेसिटेंस बिटवीन द टू स्ट्रिप्स, दोनों स्ट्रिप के बीच कैपेसिटेंस क्या हो। तो कैसे निकालेंगे कैपेसिटेंस, तो आप जानते हैं ना कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट dA, मतलब एरिया, बीच का सेपरेशन। तो यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन क्या होगा, तो आपको इतना तो मालूम है कि यहाँ से यहाँ D है, तो ये वाला सेपरेशन क्या होगा, और आपको ये भी मालूम है यहाँ से यहाँ x है। थोड़ा समझिए, एप्सिलॉन नॉट एरिया, अब ये बीच का गैप मुझे चाहिए कितना होगा, तो बोलेंगे ये वाला पोर्शन तो D है, ये वाला पोर्शन कितना होगा ये मुझे पता करना है। चलो मान लो 1 मिनट के लिए यहाँ से यहाँ y है, ये वाला जो पोर्शन है ना y है। तो थोड़ा सोचो y निकलेगा कैसे, तो इस ट्रायंगल में अगर tan थीटा यूज करें तो y बाई x, तो सोचो बीच का गैप कितना हो गया d, ये तो d है ही, d प्लस वाई, d प्लस वाई। अब एप्सिलॉन नॉट d है, dA हो गया a dx d प्लस वाई, और y के जगह क्या लिख दें, tan थीटा इंटू x, या x tan थीटा जो बोले, ठीक। देखो ये जो कैपेसिटेंस निकला वो इस दो एलिमेंट के बीच ना, दो ठो स्ट्रिप है ना, समझो एक स्ट्रिप यहाँ एक स्ट्रिप यहाँ, दोनों के बीच कैपेसिटेंस इतना हुआ। और ऐसा ही ना ढेर सारा स्ट्रिप से मिलकर ही बना हुआ, ऐसा ही ढेर सारा स्ट्रिप से मिलकर बना हुआ। तो हम इसके लिए जब काम कर लिए तो इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो नेट कैपेसिटेंस निकल जाएगा। तो नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, नेट कैपेसिटेंस, तो अब इसी को इंटीग्रेट कर देना है। तो आइए इंटीग्रेट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट a dx d प्लस tan थीटा इंटू x। अब थोड़ा सोचो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा, तो x यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जाएगा, यानी 0 से a तक, 0 टू a। देखिए हम लोग इंटीग्रेशन पे आखिर गए क्यों, क्योंकि ये बीच का गैप बदलते जा रहा था। तो कोई पूछ दे हमसे कि ये दोनों प्लेट के बीच का गैप क्या है, तो बताना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ d है तो यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ। लेकिन अगर हम स्ट्रिप जब ले लेते हैं तो इन दोनों स्ट्रिप के बीच का गैप क्या है ये बताना संभव है। तो पहले हम इन दो स्ट्रिप के लिए कैपेसिटेंस निकाले, और ऐसा ही ना ढेर सारा स्ट्रिप से मिलकर प्लेट बना हुआ है, तो बस इंटीग्रेट कर देंगे तो नेट कैपेसिटेंस निकल जाएगा। अब देखें, अब इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए हमेशा याद रखेंगे, अगर ऊपर में dx है और नीचे में x टू दी पावर 1 हो, तो इंटीग्रेट करने के लिए भी आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है। क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट a, पहले देख लीजिएगा x में कितना से मल्टीप्लाई है, तो कितना से tan थीटा से, तो उससे डिवाइड कर दीजिए। और क्या सिखा है, x पर पावर 1 हो डिनोमिनेटर में और ऊपर अगर dx हो
तो आप सीधे लिख देंगे लॉग ई, या जो डिनोमिनेटर में वो टर्म लिख दें, डी प्लस टेन थीटा इंटू एक्स। और अब इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से a, ठीक ना। फिर से बतला दें, जैसे x पर पावर 1 है, ऊपर dx है, तो log में पूरे टर्म को लिख देना है, डिनोमिनेटर को, नीचे वाले टर्म को, और x में जितना से मल्टीप्लाई किया हुआ हो उससे डिवाइड कर देना है। अब जो है एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई टेन थीटा, एक बार अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो गया, लॉग डी प्लस टेन थीटा इंटू एक्स माइनस लॉग, देख लो x के जगह 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 लॉग डी हो गया। और लॉग में रूल है लॉग m माइनस लॉग n होता है, तो वो लॉग m बाई n हो जाता है, यानी एप्सिलॉन नॉट a बाई टेन थीटा लॉग d प्लस x टेन थीटा, या टेन थीटा इंटू एक्स, जो कहिए, x टेन थीटा डिवाइडेड बाई डी। देख लो, अब इसको डिवाइड कर दो, एप्सिलॉन नॉट a बाई टेन थीटा लॉग d बाई डी तो 1 हो गया, 1 प्लस एक्स बाई डी टेन थीटा। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहता है कि थीटा जो है ना वो वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। तो जब भी ये चर्चा करें ना थीटा इज वेरी स्मॉल, तो हम लोग वहाँ पे अपने सुविधा अनुसार टेन थीटा को थीटा भी लिख सकते हैं। थीटा जब भी कहा जाए ना कि वेरी स्मॉल है, तो साइन थीटा को भी अप्रॉक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को भी अप्रॉक्सीमेटली थीटा। वैसे यही अपने आप में आंसर हो गया, ठीक ना। तो आप इसको लिख लें। चलिए इस क्वेश्चन को देखें। ये क्वेश्चन आईआईटी में पहले जब लॉन्ग क्वेश्चन आता था तो आया हुआ भी क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे वर्मा में 57 नंबर प्रॉब्लम भी है। तो देखें ध्यान से क्वेश्चन क्या, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, फिर स्क्वायर ही प्लेट है, ये भी ए है ये भी ए, वैसे ही ये भी स्क्वायर प्लेट। अब बीच का जो मीडियम है ना वो इस तरह से चेंज कर, ऐसे नहीं चेंज किया। अगर यही लाइन ऐसे ना हो करके ऐसे रहता तब तो हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे कि एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक आए। अब मीडियम अगर चेंज होता है तो याद करें, कुछ क्लास पहले हम लोग पढ़े थे, एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाई d1 बाई k1 प्लस d2 बाई k2, ऐसा फार्मूला पढ़े थे। लेकिन दिक्कत यहाँ क्या है, दोनों प्लेट के बीच का गैप तो दिया हुआ, अगर यही लाइन, ये बॉर्डर लाइन जो है, दोनों डाइलेक्ट्रिक जो फिल किया गया है उसको सेपरेट करने वाला, अगर ऐसे हॉरिजेंटल होता तब तो ये d1 हो जाता, ये d2 हो जाता, d1 बाई k1 प्लस d2 बाई k2। लेकिन अभी दिक्कत क्या है, यहाँ से यहाँ का गैप अलग है, ये गैप अलग है, ये गैप अलग, मतलब कि ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ये अलग अलग जगह पे अलग अलग डिस्टेंस लिए हुए प्लेट से। वही बात सेकेंड डाइलेक्ट्रिक के लिए भी है। तब इस क्वेश्चन को कैसे बनाए, कहा जा रहा है कि कैपेसिटेंस निकालना है m और n के बीच। यहाँ भी क्वेश्चन वही है, स्क्वायर प्लेट है, फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन m एंड n, और इसका साइड लेंथ दिया हुआ है कि a है। तब कैसे बनाया जाए, तो देखिए फिर से आपको जो है वही काम को रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एक स्ट्रिप लिए, देखिए dx थिकनेस का एक स्ट्रिप लिए, यहाँ भी एक स्ट्रिप लिए,
देखिए यहाँ से यहाँ K1 है, यहाँ से यहाँ K2, तो क्या किया जाए बताइए। तो हम माइंड में हम लोग ये समझेंगे, एक प्लेट यहाँ है, एक यहाँ है, बहुत पतला सा प्लेट है, और ये यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को D1 समझो, ये D2 समझो। जो D1 और D2 का वैल्यू है वो इस पोजीशन में अलग है। अगर यही यहाँ पर एलिमेंट ले लें तो D1 इतना बड़ा हो जाएगा, D2 इतना, यहाँ ले ले तो D है कि नहीं। इसी कारण से तो एलिमेंट लेना पड़ रहा है। तो ठीक, सबसे पहले तो ये पता करो कि यहाँ जो एलिमेंट लिए, स्ट्रिप लिए, उसका एरिया क्या होगा। तो ये तो मालूम आपको है ही, एरिया ऑफ द स्ट्रिप। तो इस स्ट्रिप के एरिया में कोई दिक्कत तो है नहीं। इसका विड्थ जो है dx है, चौड़ाई dx है, और ये a है, तो a इंटू dx। तो माइंड में ये सोचना है कि दो स्ट्रिप, देखो जी, एक यहाँ है और एक यहाँ, दो ठो स्ट्रिप है, और यहाँ से यहाँ तक डाइलेक्ट्रिक K1 है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, फिर K2 है ना। तो हम लोग तो पढ़े थे कि एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाएं, और मीडियम जब चेंज होता है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ठीक ना, कैपेसिटेंस बिटवीन द टू स्ट्रिप्स। तो ये दोनों एलिमेंट के बीच, एलिमेंटल जो प्लेट है इसके बीच अगर हम लोग कैपेसिटेंस देखें तो फॉर्मूला तो होता है एप्सिलॉन नॉट एरिया D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2। तो यहाँ से यहाँ D1 है, D2 है, थोड़ा समझना इसको। मान लो एक मिनट के लिए ये y है, तो ये d माइनस वाई होगा ना, यानी जिसको हम D1 बोल रहे हैं वो d माइनस वाई होगा, जिसको D2 बोल रहे हैं वो y होगा। ठीक, हाँ, अब y का वैल्यू हम क्या लिखें, ये एक अलग क्वेश्चन है। तो देखें ध्यान से, अगर इसको हम थीटा बोल दें और tan थीटा अगर लिखा जाए तो y बाई एक्स, और इस बड़ा वाला ट्रायंगल में अगर tan थीटा लिखें तो ये d है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी d बाई ए। तो देखो, तो यहाँ से अगर y निकालेंगे तो d बाई ए इंटू एक्स हुआ क्या, है ना। तो चलो y के जगह लिख देंगे d बाई ए इंटू एक्स। तो एप्सिलॉन नॉट d है, dA के जगह क्या लिखें जी, a dx डिवाइडेड बाई d1 बाई K1। तो d1 मतलब d माइनस वाई बाई K1 प्लस y बाई K2। तो K1 K2 डायरेक्ट लिख रहे हैं थोड़ा, K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a dx, ठीक ना। यहाँ एलसीएम लेंगे तो K1 K2 नीचे आएगा ना, उसी को ऊपर लेकर के चले, तो K2 इंटू डी माइनस वाई K1 इंटू वाई, ठीक ना। एक स्टेप छोड़ दिए, थोड़ा उसको समझ लेना। अब जो है y का वैल्यू पुट करना, खैर वो भी पुट करेंगे। तो K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a dx डिवाइडेड बाई, थोड़ा इसको बढ़िया से देखो, K1y है और माइनस K2y है, और K2d प्लस K1 माइनस K2y, देख लो तो सही लिखा, हाँ सही ही लिखा हुआ। अब देखें, K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a dx डिवाइडेड बाई K2d K1 माइनस K2y, y को क्या लिखें जी, तो निकाले हैं y है d बाई ए इंटू एक्स।
अब जो है कैपेसिटेंस बिटवीन m एंड n, इसी को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि दो एलिमेंट के बीच हम कैपेसिटेंस नहीं, ऐसा ही ना ढेर सारा एलिमेंट से मिल करके ही बना हुआ। तो बस अब इसको इंटीग्रेट करो। देखो K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A ये सब तो कांस्टेंट टर्म है। इंटीग्रेशन dx, नीचे क्या बच गया K2d, K1 माइनस K2 d बाई a x। देखो अभी पिछला क्वेश्चन में भी ये बात समझाए थे। देखो डिनोमिनेटर में क्या है x, x पर पावर 1 और ऊपर dx, यानी इंटीग्रेशन तो लॉग में होगा। और x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो 0 से a, तो 0 से a। तो कैपेसिटेंस कितना, K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A, x में जितना से मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड कर दो, तो K1 माइनस K2 d बाई A। चलो ये हुआ। अब इंटीग्रेशन लॉग में लिखेंगे K2d, K1 माइनस K2 d बाई A x। कहाँ से कहाँ तक, 0 से a। एक बार x के जगह क्या लिखना है a, और फिर दूसरे बार x के जगह लिखना है 0। तो x के जगह थोड़ा सोचो ना 1 मिनट के लिए, x के जगह a लिखोगे तो a और a गायब हो जाएगा। अब देख लो यहाँ K2d है और यहाँ माइनस K2d, वो भी गायब हो जाएगा, यानी बचेगा केवल K1d। देख लो बढ़िया से, x के जगह ये लिख करके देखोगे K1d केवल बचेगा, और x के जगह जब 0 रखोगे तो ये टर्म 0, तो K2d बचेगा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं K1 K2 एप्सिलॉन, और देखो ये वाला ये ऊपर जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाई K1 माइनस K2 इंटू d लॉग, अपर लिमिट रखो, तो x के जगह a रखेंगे तो बचेगा K1 इंटू d, और माइनस करके x के जगह 0 रखो तो बचेगा K2 इंटू d। और जैसा कि आप जान रहे हैं log m माइनस log n log m बाई n होता है, तो अब इसी का आंसर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कैपेसिटेंस क्या आया, K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर डिवाइडेड बाई K1 माइनस K2 इंटू d, और सोच लो log m माइनस n log m बाई n होता है, तो K1d बाई K2d करेंगे, dd गायब हो जाएगा, K1 बाई K2। बस यही हो गया आंसर, ठीक है ना। तो चलो इसको भी लिख लें। ये 57 नंबर, ये सीबी का प्रॉब्लम भी है और ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया हुआ, ठीक है, नोट कर लें। हाँ जी, आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी कर रहा है। कह रहा क्वेश्चन में कि पैरेलल प्लेट के पास हीटर है, प्लेट एरिया ए, दोनों का प्लेट एरिया ए है, और जैसे जैसे आप एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जा रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना बदलते जा रहा है। और उसमें भी जानकारी क्या दिया है कि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, तो दूसरे प्लेट तक पहुँचते पहुँचते K2 हो जा रहा है, लिनियरली वेरी कर रहा। मतलब कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना वो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक, लिनियरली वेरी कर रहा है K का वैल्यू। देखो जब भी ऐसा वर्ड यूज किया जाए, जानबूझ करके ऐसा क्वेश्चन लिए हैं कि कुछ कंसेप्ट मिले, लिनियरली K वेरी कर रहा है जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं।
तो ठीक है, k का वैल्यू बदलते जा रहा है। मान लो यहाँ से x डिस्टेंस पे अगर कोई k का वैल्यू पूछे तो लिनियरली वैरी करने का मतलब होता है कि k का वैल्यू स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को फॉलो करेगा, और स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन ऐसा होता है mx प्लस सी, यानी k जो है mx प्लस सी इक्वेशन को फॉलो करेगा। और जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x जब 0 है तो k का वैल्यू k1 है, और x जब d के इक्वल है तो k का वैल्यू k2 है। यानी बोलेंगे व्हेन x इक्वल टू 0 k इज इक्वल टू k1, यानी k1 ये तो 0 हो गया। यानी देखो c के जगह क्या पुट कर देना है k1, c का वैल्यू निकल गया। इसी में बोलेंगे कि जब x का वैल्यू d है तब k का जगह k2 लिखना है, यानी k जहां लिखा हुआ वहां k2 लिखो, m तो मालूम नहीं, x के जगह d लिखो, और c मालूम है कि k1 लिखो। तो देखो तो यहाँ से m निकालोगे k2 माइनस k1 बाई d, यही आ गया m का वैल्यू। अब ये जो इक्वेशन है उसमें m और c का वैल्यू लिख दो। तो चलो अब हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट k इज इक्वल टू mx, m का मतलब k2 माइनस k1 बाई d इंटू x, अब प्लस c के लिए k1 लिखे। ठीक, चलो भाई k का वैल्यू तो मुझे मालूम हो गया, किसके टर्म में, तो x के टर्म। तो कोई कहेगा k मालूम होकर क्या हो गया। देखो यही क्वेश्चन को और आसान करना होता ना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन में ही लिख देता k इस इक्वेशन को फॉलो करके वैरी कर रहा है, इसलिए इतना मेहनत करना नहीं पड़ता। क्योंकि क्वेश्चन में लिख दिया लिनियरली वैरी कर रहा है, इसलिए हमको इतना काम करना पड़ा। ठीक, चलो k तो हमको पता चल गया। मुझे निकालना m और n के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस कैसे निकाले जी, तो बोलेंगे क्या भाई, कैपेसिटेंस निकालना है तो चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मान लो इस पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर माइनस क्यू चार्ज, तो ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस m और n के बीच निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए। तो सोचो अगर बीच में कोई दूसरा मीडियम नहीं होता, तब हम लोगों से कोई पूछता कि दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़े थे कि एक प्लेट पर क्यू चार्ज हो, दूसरे पे माइनस क्यू, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और वही कोई दूसरा मीडियम आ जाता है तो क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट। यानी कि हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो बोलेंगे Q बाई के ए एप्सिलॉन। यही फॉर्मूला होता। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड काहे के लिए निकाल रहे हैं, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम रहेगा, तो हम लोग पढ़े थे ना E डॉट आर करके पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए Vm माइनस Vn E डॉट आर फॉर्मूला से निकालेंगे। और यहाँ K का जो वैल्यू है, यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ, तो K का वैल्यू हम लोग यही निकाले हैं x डिस्टेंस पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया जी, तो Q बाई के ए एप्सिलॉन नॉट। चलो एप्सिलॉन नॉट ए को पहले लिख दे रहे हैं, K का वैल्यू क्या लिख दें, K2 माइनस K1 बाई डी एक्स प्लस K1। चलो जी ये निकला इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है ना, जैसे जैसे आगे जाओगे x बदलते जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलते जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब वेरिएबल होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच क्या होगा,
PD बिटवीन द टू प्लेट्स, यानी M और N के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। M मेरा इनिशियल पॉइंट है, N फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट के पोटेंशियल इंटीग्रेशन E डॉट dr लिखते थे, यहाँ dx लिखेंगे, इसको x बोले हैं, x में स्मॉल चेंजिंग को क्या लिखते हैं dx, वहाँ r आता था तो dr बोलते थे। तो सोचो इंटीग्रेशन क्यों किए, क्योंकि सिखाए थे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ता। तो Vm माइनस Vn इंटीग्रेशन E डॉट dx, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और dx भी इधर, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट A K2 माइनस K1 बाई dx प्लस K1 इंटू dx। देख लो यहाँ पे जिधर E है ना उधर ही dx है, तो बीच का एंगल 0 ना हुआ तो ये भी बोल सकते हैं ना E इंटू dx। cos 0 तो 1 होता है, चलो cos 0 लिख देते हैं। और ये सोचो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो 0 से d तक, 0 से d तक। देखो जी अब इसी को इंटीग्रेट करना है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A तो बाहर कर लो, यहाँ x पर पावर 1 है ना, तो इंटीग्रेशन लॉग में होगा कि नहीं बतला दो, अभी ना पढ़े संजोग से तीनों अभी क्वेश्चन जो बना है सब में एक ही टाइप का। x में मल्टीप्लाई कितना से है, तो x में मल्टीप्लाई है K2 माइनस K1 बाई डी, तो उससे तो डिवाइड कर दो और जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको लॉग में लिख दो, तो लॉग K2 माइनस K1 बाई dx प्लस K1, ठीक ना। ये सब Q बाई एप्सिलॉन नॉट A तो टर्म कांस्टेंट था, उसको बाहर निकाल लिए, x में जितना था उससे मल्टीप्लाई कर दिए, और यही टर्म जो है वेरिएबल हो गया। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख लें तो बेहतर होगा, कहीं कंफ्यूज ना, 0 से d तो है ही, देखो ऐसे लिख दे रहे हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटीग्रेशन ऊपर में dx और नीचे क्या हो गया K2 माइनस K1 बाई डी x प्लस K1, है ना, 0 से d, 0, ठीक ना। तो वही काम किया गया 0 से d, देखो कुछ नया नहीं किया, बस अरेंज कर दिया। देख लो जी Q इंटू डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट A, नीचे हो गया K2 माइनस K1। अब सोचो एक बार अपर लिमिट, तो जहाँ x है वहाँ d लिखते हैं, तो रख के देखो ना x के जगह d, तो d d गायब, माइनस K1 प्लस K1 गायब, क्या बच गया, बच गया log K2 माइनस, सोच लो, और x के जगह 0 रख के देखो तो क्या आ रहा, तो बच गया K1। सोचो पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया कि नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस m और n के बीच क्या आया, तो Q इंटू डी एप्सिलॉन नॉट A K2 माइनस K1, और देख लो log m माइनस log n है, ये हो गया log m बाई n, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन मुझे क्या चाहिए, तो मुझे कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस किसको बोलते हैं, कैपेसिटेंस होता है चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। थोड़ा सोच लो बढ़िया से, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, यही ना पोटेंशियल डिफरेंस आया है, Q इंटू डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट A K2 माइनस K1 लॉग K2 बाई K1, समझ लो, है ना। जगह भले थोड़ा यहाँ पे कम है मेरे पास, लेकिन देखो ना काम हो गया, Q Q कैंसिल,
ये वाला टर्म ऊपर चला गया, तो कैपेसिटेंस अगर हम निकालें, ठीक ना, तो ऐसा करते हैं, उस साइड लिख दे रहे हैं। आप पहले क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन मिटा करके इसके जगह पे मैं उसको कंप्लीट कर देता हूं। तो देख लिया जाए तो Q तो कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर में K2 माइनस K1 चला जाएगा, और Q गायब है, नीचे D बच गया, और लॉग, जाहिर है लॉग तो नीचे में ही रहेगा, लॉग K2 बाई K1, है ना। बस यही आंसर होगा। तो हम लोग पिछला जो तीनों क्वेश्चन बनाए, तीनों में मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ा। ये तीनों जो क्वेश्चन था उसमें इंटीग्रेशन भी बहुत हद तक एक ही टाइप का आया जो लॉग से ही रिलेटेड था। तो पहले तो आप क्या करें, इसको लिख लें। चलिए आइए अब हम लोग जो हैं थोड़ा अलग टाइप के प्रॉब्लम को बनाते हैं। जैसे कोई पैरेलल प्लेट के पास हीटर है, उसमें अगर किसी स्लैब को इंसर्ट कर दिए, पार्शियली इंसर्ट किए या कंप्लीटली इंसर्ट किए, तो उस पर फोर्स का क्या इफ़ेक्ट होगा, ये सब हम लोग सीखते हैं। चलिए आइए देखेंगे। मान लीजिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव प्लेट है, निगेटिव प्लेट। देखिए सही मायने में जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है, आप जानते हैं पॉजिटिव जो है चार्ज से ओरिजिनेट होता है, निगेटिव पे टर्मिनेट होता है। इस तरह से हम लोग लाइंस ऑफ फोर्स को दिखाते हैं। सही बात तो ये है कि इसके एंड में जो है ना, किनारे पे जो लाइंस ऑफ फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वो कर्व शेप में होता है, कुछ इस तरह से होता है। इसको अक्सर हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, फ्रिंजिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं। इसको अक्सर हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। हम लोग मेन इसी से काम चलाते हैं, जो वर्टिकल लाइन दिखाया गया। लेकिन नॉलेज के लिए जाने, और इसका आगे यूज भी होगा, किनारे में जो है ना लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह के शेप में होता। अब देखिए, अब अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब को आप बीच में रख दिए, तो सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर है। तो आप जान रहे हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखेंगे तो पोलराइजेशन इफेक्ट के कारण इधर निगेटिव चार्ज और इधर जो है पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाता। सपोज कीजिए इधर निगेटिव चार्ज माइनस क्यू डैश, ये प्लस क्यू डैश एक्युमुलेट हो गया, है ना। हम लोग पहले भी ये सब पढ़े हैं कि एक तरफ निगेटिव, दूसरे तरफ पोलराइजेशन इफेक्ट के वजह से ऐसा होता है। तो सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो ये जो माइनस क्यू डैश है इस पर फोर्स लगेगा ऊपर की ओर क्यू डैश इंटू ई, क्योंकि जब नेगेटिव चार्ज होता है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फोर्स उसके अपोजिट में होता है, और जो पॉजिटिव चार्ज उस पर जो फोर्स होगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही होगा। तो सोचो ऊपर क्यू डैश इंटू ई, नीचे क्यू डैश इंटू ई, तो नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक ना, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो गया? 0। ठीक है, कारण कि जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स। लेकिन अब देखिए इसी को ऐसे समझिए, ये पॉजिटिव प्लेट
और ये जो है निगेटिव प्लेट। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है पॉजिटिव प्लेट से ओरिजिनेट हो रहा, निगेटिव में टर्मिनेट हो रहा। है ना? इस तरह से लाइंस ऑफ फोर्स है। अभी जैसा कि आप सीखे, बीच में तो इस तरह से। अब सपोज कीजिए कि ये जो स्लैब है ना, आप इसको पार्शियली इंसर्ट करते हैं, पार्शियली इंसर्ट करते हैं, तो ठीक है, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव। आइए थोड़ा समझिएगा इसको। तो जो पोर्शन इस वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, उस पोर्शन पे तो नेट फोर्स 0 ही रहेगा, जितना ऊपर उतना नीचे फोर्स। लेकिन अब थोड़ा सोचना, यहाँ मान लो माइनस क्यू डैश चार्ज, यहाँ प्लस क्यू डैश चार्ज। थोड़ा सोचना, कर्व में लाइंस ऑफ फोर्स है, ऐसे है लाइंस ऑफ फोर्स। तो यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो इधर, यहाँ पूछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो सोचो, जहाँ पे माइनस क्यू डैश है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो आप तो जानते हैं ना, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अपोजिट में फोर्स लगेगा, यानी इस माइनस क्यू डैश पर फोर्स इधर लगा, और जो प्लस क्यू डैश है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो जाहिर है यहाँ पर फोर्स इधर लगा। तो सोचो तो, स्लैब का ऊपर वाला जो पोर्शन है उस पर इधर फोर्स और नीचे वाला पर इधर फोर्स। समझो जैसे ही पेन है, इधर के पोर्शन पर ऐसे फोर्स और इधर ऐसे, तो बोलो रिजल्टेंट इधर हो जाएगा कि नहीं? यानी एक बात तो स्पष्ट हो गया ना कि अब इस स्लैब पर फोर्स लगेगा। यानी एक कैपेसिटर यही चाहेगा कि चलो स्लैब अंदर आ जाओ, कहीं ना, और बीच में रख दोगे तो कोई फोर्स लगाने वाला नहीं। लेकिन थोड़ा पोर्शन भी इसका बाहर अगर होगा, कैपेसिटर के आउटसाइड होगा, तो ये जो कर्व शेप में लाइंस ऑफ फोर्स है वही क्या करेगा, इस स्लैब को इधर अट्रैक्ट करेगा। यानी जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इधर की ओर होगा। यानी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन dielectric slab is directed along x axis, है ना। नेट फोर्स जो है इस x एक्सिस के लॉन्ग होगा। चलिए, उम्मीद है इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। इतना तो समझे ना, फोर्स कितना होगा वो बाद की बात है। हम लोग क्या सीखे कि कैपेसिटर के आउटसाइड में अगर कुछ भी स्लैब रखेंगे तो कैपेसिटर उसको अपने अंदर अट्रैक्ट, अगर यही स्लैब इधर रख लेते तो फिर इधर खींचता। यानी कैपेसिटर चाहेगा कि इस बीच में रहो, नेट फोर्स तुम पर 0 बना रहे। यानी स्लैब बीच में रख दीजिएगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन ये थोड़ा बहुत भी इस साइड निकला रहे चाहे इस साइड निकला रहे तो कैपेसिटर अंदर की ओर उसको खींचता है। अब इस फोर्स का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, इसको आगे सीखते हैं। पहले इसको लिख लें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक ना, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसको एक बैटरी से हम लोग कनेक्ट कर दिया। आप जानते हैं कि कैपेसिटर को जब बैटरी से आप कनेक्ट कर देते हैं तो जो बैटरी का ईएमएफ होता है, अब ईएमएफ को V से डिनोट करें चाहे E से, कैपेसिटर का भी पोटेंशियल उस बैटरी के ईएमएफ के इक्वल हो जाता है। यही हम लोग पढ़े थे, ठीक।
यानी कैपेसिटेंस बढ़ाओ घटाओ जो भी हो, बैटरी का कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो बैटरी के ईएमएफ के इक्वल ही रहेगा, है ना। चार्ज भले बढ़े घटेगा, कैपेसिटेंस बढ़े घटेगा, लेकिन ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच वो फिक्स रहेगा। अब देखो क्या कह रहा क्वेश्चन, मान लो 1 मिनट के लिए इसका लेंथ L है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों प्लेट के बीच में जो है एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पार्शियली जो है इंसर्ट कर दिया गया। पार्शियली इंसर्ट कर दिया गया। सपोज करो इसका एक्स लेंथ जो है इस स्लैब का, मान लो 1 मिनट के लिए स्लैब भी L लेंथ का, और इसका एक्स लेंथ जो है ना इसके इनसाइड। अभी तो आप पढ़ेंगे इस पर फोर्स तो इधर लगेगा। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में इसको समझें, ऐसे समझिए जैसे एक प्लेट यहाँ, एक प्लेट यहाँ, तो देखो प्लेट का लेंथ दे दिया है तो विड्थ भी कुछ होगा ना, तो ठीक, मान लो लेंथ L है विड्थ B है, और दोनों के बीच में, ठीक ना, दो प्लेट के बीच में देखो भाई एक प्लेट है और एक ऐसा ही प्लेट समझो ऊपर, अब बीच में एक स्लैब को इंसर्ट कर दिया। तो देखो ये जो स्लैब है, मान लो ये वाला बुक को स्लैब समझो, तो इस स्लैब में भी कुछ लेंथ है, कुछ विड्थ है और कुछ थिकनेस है ना। तो मान लो दोनों प्लेट के बीच का जो गैप है ना वही इसका थिकनेस, ठीक है। इमेजिन करो ऊपर में भी समझो एक प्लेट रखा हुआ है ना, अब वैसा ही आइडेंटिकल नहीं है तो अब पार्शियली इंसर्ट किया हुआ, थोड़ा ऐसा इमेजिन करो। तो सोचो तो अगर कोई ये पूछे कि अभी जिस पोजीशन में स्लैब है, मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। अगर ये स्लैब नहीं होता तब तो कैपेसिटेंस बताना आसान है, एप्सिलॉन नॉट A मतलब एरिया, L है, अगर विड्थ इसका B है तो एरिया L इंटू B डिवाइडेड बाई D कर देंगे, बीच का सेपरेशन। स्लैब का कह दिया है कि जो थिकनेस है दोनों प्लेट के बीच का गैप है उसके इक्वल है, तो ठीक है, मान लो L जो है ना लेंथ ऑफ प्लेट और स्लैब दोनों के लिए बात देखी है, दोनों का लेंथ सेम। B जो है विड्थ ऑफ प्लेट और स्लैब, चौड़ाई वही है, और D जो है इसका थिकनेस कहो या दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन, थिकनेस ऑफ स्लैब और सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। यही ना। अब आइए हम लोग के पास कैपेसिटेंस निकालें। तो कैपेसिटेंस निकालेंगे, मान लो इसको पॉइंट M बोले, इसको N बोले, तो सोचो यहां से यहां तक अलग मीडियम है और यहां से यहां तक वैक्यूम या एयर है, यानी समझो एक तरह से दो कैपेसिटर हुआ, ये प्लेट का पोर्शन और ये पोर्शन मिलके एक कैपेसिटर बनाया और ये एक दूसरा कैपेसिटर बना दिया। अलग बात है कि ये भी M से कनेक्टेड है और ये
ये भी देखो, ये भी पार्ट और ये भी पार्ट एन से, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इस पर Vm माइनस Vn बोलेंगे तो इस पर भी Vm माइनस Vn ही बोलेंगे। मतलब कि यहाँ अगर m है तो डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसको भी m बोलेंगे, पूरा m हो गया। आई n है तो m, तो m और n के बीच ये भी है, m और n के बीच है खाली वाला, यानी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है, इसलिए उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में काउंट करना होगा। तो सोचो तो कैपेसिटेंस क्या होगा। तो अगर हम लोग ये वाला पोर्शन का करें तो इसका एरिया कितना होगा, थोड़ा इमेजिन करो तो एरिया कितना होगा। ये वाला पार्ट का बात करें, इतना पोर्शन का x है, ये b है, विड्थ इसका b है, तो बोलो तो एरिया कितना हो गया, b इंटू एक्स, ठीक ना, b इंटू एक्स, और बीच का गैप d है। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, यहाँ से यहाँ तक के लिए बोलें तो बीच का मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k है, तो k एप्सिलॉन नॉट, एरिया हो गया b इंटू एक्स बाई डी। यही ना होता है, बीच का मीडियम अगर पूरी तरह से चेंज कर दिया जाता है तो k इंटू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। तो वैसे ही समझो, यहाँ प्लेट, बीच का मीडियम चेंज कर दिया गया, इसीलिए k से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चलो इस पोर्शन का अगर बात करें, ये वाला पोर्शन का, तो इसका एरिया क्या होगा। तो सोचो ये पूरा l है तो ये l माइनस एक्स हुआ कि नहीं, तो ये l माइनस एक्स इंटू बी, तो एरिया हो गया l माइनस एक्स इंटू बी। अब बीच में तो कोई वैक्यूम या एयर है तो k लिखने का तो ज़रूरत है नहीं, एप्सिलॉन नॉट l माइनस एक्स इंटू बी डिवाइडेड बाई टी। तो देख लो तो एप्सिलॉन नॉट b बाई डी तो कॉमन हो गया, k एक्स प्लस l माइनस एक्स, सही लिखे, क्या हो गया जी, एप्सिलॉन नॉट b बाई डी k माइनस 1x प्लस l। चलिए ये कैपेसिटेंस निकल गया। अब अगर हम लोग इस पोजीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या वही इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अगर देखें तो हाफ CV² है ना, बैटरी का EMF अगर E रहेगा तो हाफ CE² कर लें, हाफ CV²। थोड़ा देखेंगे, C के जगह क्या लिखें, एप्सिलॉन नॉट b बाई डी k माइनस 1x प्लस l इंटू V²। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मालूम हो गया। अब अगर ये पूछा जाए फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, हमको निकालना है इस स्लैब पर कितना फोर्स लगेगा। याद करें, आपको पहले सिखाते थे कि पोटेंशियल अगर मालूम रहे और x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो माइनस dv बाई dx करेंगे। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी अगर मालूम रहे और x डायरेक्शन में फोर्स निकालना हो तो माइनस du बाई dx करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो फोर्स पर यूनिट चार्ज ही ना होता है, तो यूनिट चार्ज पर फोर्स निकालना होता है तो माइनस dv बाई dx। वहाँ पोटेंशियल भी तो बात किया हुआ रहता है, यूनिट चार्ज पर किया गया वर्क रहता है। तो बस इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। फोर्स अगर पूछा जाए डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर क्या होगा तो बोलेंगे क्या, माइनस du बाई dx। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में तो देखो तो क्या आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट b बाई डी। देख लो जी, x का डिफ्रेंशिएशन 1 तो k माइनस 1 इंटू 1, l तो कांस्टेंट है ये 0 हो गया, और इंटू V² बच गया।
यानी देखो जी, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बोलो, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो हाफ एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी K-1 इंटू V²। थोड़ा इस रिजल्ट को देखो, है ना। देखो, हर बार डेरिवेशन की ज़रूरत है, न्यूमेरिकल बनाने में कभी कभी रिजल्ट भी याद रख लेना बेहतर होता है। हम चाहते तो डायरेक्ट ही बोलते कि बस इस रिजल्ट को याद रखो, लेकिन इसलिए काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब जब पढ़ा रहे हैं तो उसको प्रूफ भी तो ज़रूरी है ना। लेकिन आप सीधे उससे भी काम चला। अच्छा, एक चीज़ देखो, वो जो रिजल्ट है उस रिजल्ट में x से कोई लेना देना है? फोर्स जो है वो कांस्टेंट आया है कि नहीं? मतलब कि इस स्लैब का कुछ भी पोर्शन बाहर रहे, कम लेंथ बाहर रहे, ज़्यादा लेंथ बाहर रहे, इससे कोई लेना देना नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ x रिजल्ट आया है। इसलिए हमको हमेशा के लिए परमानेंट ये याद रखना होगा कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी K-1 इंटू V², और ये फोर्स कांस्टेंट होता है। यानी कि स्लैब पर जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट फोर्स है, और ये फोर्स जो है ना इसको इधर पुल करते हुए ले जाएगा। थोड़ा समझना एक बात, अब यहाँ तक तो समझ लो कि अब फोर्स लग रहा है, ये वैल्यू आ गया। अगर हम इस स्लैब को यहाँ रख करके छोड़ देंगे तो क्या होगा? रख के छोड़ दिया और मान लो कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तब क्या होगा? तो देखो, अभी ये रुका हुआ स्लैब है, ये फोर्स उसको खींचेगा। खींचते हुए जब यहाँ लेकर के पहुँचेगा, यानी ठीक बीच में पहुँचेगा, तब तो जब स्लैब बीच में आ जाता है तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। यानी ये फोर्स खींचते हुए यहाँ तक लाएगा, लेकिन जैसे ही ये वाला किनारा यहाँ पहुँचेगा तो ये भी किनारा तो यहाँ पहुँच जाएगा ना, क्योंकि ये एल लेंथ है, ये भी एल लेंथ। वैसे ही क्या होगा कि फोर्स लगना बंद हो जाएगा। देख लो, यहाँ पर ऐसे खिंचाते हुए आया और यहाँ आके फोर्स लगना बंद हो। ठीक, फोर्स लगना जब बंद हो गया तो क्या स्लैब यहीं रुक जाएगा? तो थोड़ा 1 मिनट इमेजिन करो ना, कोई चीज़ को खींचते हुए ला रहे हैं, ऐसे ला के हाथ हटा लिए, तो क्या वो रुक जाएगा? नहीं। तब तक उसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगा कि नहीं? तब क्या होगा कि यही स्लैब जो है जब यहाँ पहुँचा हुआ है और फोर्स लगना बंद हो जाएगा तो अपने वेलोसिटी के कारण इधर निकलेगा, और जब ये इधर निकलेगा तब फिर कैपेसिटर वापस न खींचना चाहेगा, क्योंकि देखो स्लैब इधर निकला रहे तो कैपेसिटर इधर खींचेगा, इधर निकला रहे तो इधर। अब क्या होगा कि जो इसका वेलोसिटी अभी 0 था, मान लो बढ़ के v हो गया, अब इधर निकलेगा तो इतना ही फोर्स लगा के वापस खींचेगा, v से 0 होगा वेलोसिटी, फिर इधर आकर के रुका, फिर कैपेसिटर खींच के लाएगा, बीच में आएगा तो फिर वेलोसिटी बढ़ करके 0 से v होगा, है ना। बीच में आया 0 से v, और अपने वेलोसिटी का इधर जाएगा, इधर जब जाएगा तो यही फोर्स लगा के वापस खींचेगा, फिर से इसी पोजीशन में आ जाएगा। यानी कि ये वो ऑसिलेट करने लगेगा। क्या नहीं ना समझा? चलो एक बार फिर समझा दे रहे। क्या भाई, स्लैब यहाँ रुका हुआ है, फोर्स लगा, फोर्स खींचते हुए आया, हट गया। जैसे ही फोर्स यहाँ गायब हुआ, स्लैब जो है अपने वेलोसिटी कारण बाहर निकलेगा। बाहर जैसे ही निकलेगा कैपेसिटर खींचने लगेगा, तो स्लैब स्लो होते जाएगा, जाकर के कहीं रुक गया, यानी वेलोसिटी v से क्या हो गया? 0। अब यही फोर्स वापस खींच करके लाएगा तो फिर वेलोसिटी इसका बढ़ने लगेगा, लेकिन फिर बीच में जैसे ही आएगा फोर्स गायब हो जाएगा, यानी वेलोसिटी 0 से बढ़ के फिर v हो गया। अब फोर्स लगना बंद हो गया, लेकिन वेलोसिटी है तो बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो फोर्स वापस खींचेगा, और यहाँ आके वेलोसिटी फिर 0 हो गया। यही प्रोसेस कंटिन्यू होते रहेगा। अब ये बतलाओ, अब ये क्या मोशन इसका SHM होगा? बोलो, क्या ये SHM में ऑसिलेट करेगा? तो बोलेंगे कि नहीं, ऑसिलेट तो करेगा, ये परमानेंट ऑसिलेशन करेगा, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। तो काहे नहीं होगा? ऑसिलेशन को ही ना SHM बोलते हैं। बोले नहीं,
सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक रूल है कि उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, और इसमें फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए ये पेरियोडिक ऑसिलेशन जरूर है लेकिन एसएचएम नहीं है। तो खैर इतना मैं आपको कंसेप्ट सिखाया कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर फोर्स कैसे निकालते हैं। अब देखिए जितना भी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है, कम से कम क्या कीजिए, एससी वर्मा के एक्सरसाइज में जितना भी प्रॉब्लम है, पहले से भी होमवर्क आपको देते रहे थे, वो सब ट्राई कर लीजिएगा। और अब आप जो क्वेश्चन पूछेंगे एनसीईआरटी बुक को भी देख लेंगे, जो क्वेश्चन पूछेंगे मैं उसको डिस्कस कर दूंगा, और बस कुछ ही 1-2 क्लास के बाद जो है मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।